Hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to NCIT Biology podcast series. तो देखो यार, हमने बायोमोलिक्यूल्स जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैंने उसमें बोला था कि हमारा इंजाइम्स वाला पोर्शन जो है वो मैं सेपरेटली लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो पॉडकास्ट जो है काफ़ी बड़ा ऑलरेडी हो चुका था। एंड अगर मैं इसमें इंजाइम्स भी ले लेता तो शायद वो बहुत ही लंबा पॉडकास्ट होता एंड वो आप सुनते भी नहीं। इसलिए इस पॉडकास्ट के एपिसोड में मैं आपको एंजाइम जो है वो एनसीईआरटी से पूरा रिवाइज करने वाला हूँ। एंड सारे जो एमसीक्यू पॉइंट्स हैं एंजाइम्स के वो इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे। सो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोड़े। मैं नीट बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है दैट इज बायो कट्टा, जहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और यूट्यूब चैनल दैट इज ई कट्टा, जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। ये पॉडकास्ट सीरीज जो है वो स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड साथ ही में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं वहाँ इसको रेटिंग भी कीजिएगा, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड होप ये सीरीज जो है आपके सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो लगाए। एंड देन लेट्स स्टार्ट द टुडेज एपिसोड। एंजाइम्स। देखो यार, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लगभग सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, बट कुछ कुछ जो एंजाइम्स है वो न्यूक्लिक एसिड्स की तरह भी बिहेव करते हैं। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल्स राइबोजाइम्स। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है, कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे राइबोजाइम्स दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हम जो है वो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर जो है पता लगा सकते हैं बाय द लाइन डायग्राम। सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देखे हैं। सो एंजाइम्स जो है वो किसी भी प्रोटीन की तरह ही होते हैं। एंड प्रोटीन्स को हमको मालूम है कि उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स एक के बाद एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं एंड वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, बट एंजाइम्स भी इसी तरह होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरह ही होते हैं, बट इसमें तुमको सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है मोस्टली तुमको एंजाइम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड मोस्टली जब तुम टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, जिसमें ये जो चेन्स होती है अमीनो एसिड की वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुई होती है। ठीक है, एंड उसमें बहुत सारे पॉकेट्स उसमें जो है वो देखने को मिलते हैं, बहुत सारी स्पेसेस या पॉकेट्स होती है। एंड ये जो स्पेसेस और पॉकेट्स जिनको टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखने को मिलती है, इसको हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। ठीक है, सो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज एन क्रेवाइस और अ पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। मतलब ये क्या हो जाता है कि सपोज हम किसी धागे को जो है वो एक एक के ऊपर एक के ऊपर बांध देते हैं। जब हम धागे को बांधते हैं तो उसमें कुछ तो भी क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस होती है। तो वो एम्प्टी स्पेसेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे एंजाइम्स में, हम इसको क्रेवाइसेस या पॉकेट्स कहेंगे। अब कोई भी सब्सटेंस जो आएगा वो इस क्रेवाइसेस या पॉकेट्स में फिट होगा, और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। तो सिंपल सी चीजें समझ लेना है कि एंजाइम्स क्या है, सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है। एंड उसमें एम्प्टी स्पेसेस जो होती है वो उसकी एक्टिव साइट्स होती है। एम्प्टी स्पेस जिस शेप की होगी उसी शेप का सबस्ट्रेट जो है उसको फिट होगा। ठीक है, तो दस द एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइजेस द रिएक्शन एट द हायर रेट। मतलब ये इन्हीं एक्टिव साइट्स के जरिए जो है वो रिएक्शंस ये एंजाइम जो है वो करवाते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं एंड स्पीड से जो है वो रिएक्शंस कराते हैं। नाउ एंजाइम्स जो है वो कैटलाइज्ड एंजाइम्स कैटलिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बहुत सारे तरीकों से। मतलब हम अगर नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ले ले और एंजाइम्स ले ले ऑर्गेनिक, उसमें काफी ज्यादा फर्क है। जैसे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो इफिशिएंटली वर्क करते हैं एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर्स। ठीक है, मतलब जो मिनरल्स जैसे मैंगनीज, एल्यूमिनियम ऐसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर के ऊपर जो है वो काम करते हैं। बट एंजाइम्स के बारे में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाते हैं एट हायर टेम्परेचर। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर चला जाता है टेम्परेचर तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो पूरी तरीके से लड़खड़ा जाता है। ठीक है, टूट जाता है। सो दैट्स व्हाई एंजाइम जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, साथ ही में कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी इसमें पाए गए हैं, जैसे एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स में। ठीक है, तो ये हमने इसका एग्जांपल हम जेनेटिक्स में देखने वाले।
ठीक है, जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं उसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो वो अपनी कैटालिटिक पावर रिटेन कर पाते हैं हायर टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। तो थर्मोस्टेबिलिटी दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो एंजाइम्स हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं वो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, बट नॉर्मल ऑर्गेनिक एंजाइम जो है वो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। नाउ केमिकल रिएक्शंस। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम्स, हम इस एंजाइम को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमको केमिकल रिएक्शन ये समझ लेना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। सो देखो, केमिकल कंपाउंड जो है वो दो टाइप ऑफ चेंजेस जो है उसमें होते हैं। एक तो फिजिकल चेंजेस होता है जिसमें सिंपली चेंज ऑफ शेप होता है एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है एंड दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। या फिर कुछ कुछ फिजिकल प्रोसेस में चेंज ऑफ मैटर भी होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। जैसे आइस से वाटर बनेगा, वाटर से जो है वेपर बनेगा, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। बट जब बॉन्ड्स बिगड़ते हैं या बनते हैं, ठीक है, तो ये होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग का प्रोसेस है वो होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग होता है दैट इज द केमिकल रिएक्शन। जिसमें सिर्फ चेंज ऑफ शेप या फिर चेंज ऑफ मैटर होगा दैट इज अ फिजिकल रिएक्शंस। यहाँ पे तुमको बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। सो जैसे कि अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, Ba इन ब्रैकेट OH2, इट्स प्लस H2SO4, इट गिव्स BaSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। सो दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम और एक एग्जांपल ले जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू द ग्लूकोज, तो ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। सो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट, ठीक है। तो रेट एक टर्म यहाँ पे तुमको सिखाई गई कि रेट क्या होता है, कि रेट इज अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ये एक तो एक फिजिकल प्रोसेस हो सकता है या फिर केमिकल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या बताता है हमको, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, दैट इज द रेट, ठीक है। सो इसको हम फॉर्मूला में ऐसे लग सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सो दैट इज इक्वल टू रेट। Rate is equal to delta P upon delta T. Okay, so rate can be also called as velocity if the direction is specified, ठीक है। रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन है तो। मतलब वो नॉर्मल फिजिक्स के जैसा होता है ना, कि फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो स्पीड को डायरेक्शन नहीं होती एंड वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, सिंपल सी चीज है। सो रेट्स ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग द अदर फैक्टर्स। तो टेम्परेचर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जो रेट में हेल्प करता है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, तो नॉर्मल तुम चाय बनाते समय क्या करोगे कि उसमें दूध डालोगे, पानी डालोगे, शक्कर डालोगे, और उसको ऐसे ठंडा रख दोगे तो चाय बनने में बहुत मतलब 1-2 घंटा लग जाएगा, वो भी ठंडी चाय बनेगी, ठीक है। लेकिन उसको तुम गर्म करते हो तो 15 मिनट में, 10 मिनट में चाय बन जाती है। तो टेम्परेचर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसमें एक रूल भी लागू होता है, दैट इज जनरल रूल ऑफ थंब। वो क्या है कि रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय द हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो रिएक्शन का रेट हाफ हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन का रेट डबल भी हो सकता है या हाफ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। सो अगर मैं कह रहा हूं कि पहले रिएक्शन का रेट 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जांपल से एमसीक्यू यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ कैटालाइज रिएक्शंस प्रोसीड एट द रेट्स वेरी वास्टली हायर देन द अनकैटालाइज्ड रन, ठीक है। कैटालाइज तुमको तो मालूम है, कैटालिस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड उसी की वजह से रिएक्शन जो है वो हायर रेट में होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर वो नहीं होता है तो स्लोअर जो है वो रिएक्शंस होती है, ठीक है। नाउ व्हेन द एंजाइम्स इज कैटालाइज रिएक्शंस आर ऑब्जर्व। अगर हम देखते हैं तो इसका एक एग्जांपल मैं तुमको बताना चाहूंगा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर CO2 plus H2O in presence of carbonic anhydrase, it gives H2CO3 that is carbonic acid. So अगर कार्बोनिक अनहाइड्रेज ना हो तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो रिएक्शन है काफी स्लो है, ठीक है। लगभग इसमें 200 मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म होते हैं ऑफ कार्बोनिक एसिड 1 घंटे में, इन एन आवर। ओनली 200 molecules of H2CO3 are being formed in an hour. However,
ठीक है, अगर इसमें हम डाल दें, ठीक है, दैट इज कार्बोनिक अनहाइड्रेट जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसीज, ठीक है। सो रिएक्शन जो है वो ड्रामेटिकली, ठीक है, नाटकीय रूपांतर से इसमें काफी स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होते हैं एवरी सेकंड, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकंड, एंड दिस एंजाइम्स आर एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय 10 मिलियन टाइम्स। तो कितने मिलियन टाइम्स बढ़ाता है रिएक्शन? 10 मिलियन टाइम्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनिक हाइड्रेट्स के आते ही जहां 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे कार्बोनिक एसिड के, वहां पे, ठीक है, वो भी 1 घंटे में, यहाँ पे अभी 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड फॉर्म हो रहे हैं। 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो दैट इज द पावर ऑफ एंजाइम्स गाइस, ठीक है, दैट इज इनक्रेडिबल इंडीड। नाउ there are thousands of types of enzymes each catalyzing a unique chemical and metabolic reactions, ठीक है, हर एक अलग अलग टाइप का रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन करता है। कुछ कुछ रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में हो जाती है, कुछ कुछ जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, ठीक है। सो कौन कौन सी एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, जिसमें बहुत स्टेप वाइज जो है वो ब्रेक डाउन होता है एंजाइम्स का, या उसमें बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं एक ही रिएक्शन में। सो इसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, जो मोस्टली हमारे बॉडी में होता है मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें बहुत सारे एंजाइम जो है वो काम करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेना चाहते हैं तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड। सो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, ठीक है। सो इट इज एन एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे। अभी रिएक्शन है देखने में तो काफी सिंपल लग रही है, लेकिन ये एक पाथवे है, कंप्लीट पाथवे, ठीक है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे हम इसको कहते हैं। एंड इसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड होता है with the help of 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। तो 10 स्टेप रिएक्शन ही है। दिखने में हमको सिंपल लगता है ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, लेकिन इसमें इसके बीच में 10 रिएक्शंस होती है, ठीक है। जब तुम रिस्पायरेशन पढ़ोगे चैप्टर नंबर 14 में, तो तुम आराम से ये सारी रिएक्शन जो है वो पढ़ेगे, तुमको ये पता चलेगा कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ इसमें भी अभी काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में अंडर अनएरोबिक कंडीशन ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। यही सेम रिएक्शन अगर कंडीशंस अलग है तो अलग रिएक्शंस होगा। तो स्केलेटल मसल में अगर ये रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज का, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, तो वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। सो ये चलता ही रहता है। सो एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड, अनएरोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड, और अनएरोबिक कंडीशन होती है तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल को पेन देता है, पेन फॉर्म होता है, हमको दर्द होता है मसल्स में जब ये भी कंडीशंस होती है, तुमको मालूम है। सेम ये कंडीशन अगर ईस्ट में हो रही है तो, सो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन क्या होता है कि ये सेम रिएक्शंस ईस्ट में होती है, एंड इसमें लेकिन फॉर्मेशन किसका होता है, इथेनॉल का होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सो देखो एक ही रिएक्शन है, ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड, अनएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड, एंड अगर ये ईस्ट में हो रहा है, फर्मेंटेशन रिएक्शंस हो रही है, तो वहां पे अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। सो डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है। नाउ हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच अ हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन, कैसे करते हैं ये, मतलब क्या स्पेशल होता है इसमें कि एंजाइम जो है एकदम फास्टर रेट से जो है वो रिएक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्टिव साइट्स क्या है, ठीक है। ये एक्टिव साइट मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सो द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू द रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा है, तो दैट इज द, ठीक है, इसको हम रिएक्शन कहते हैं। एंड जो केमिकल प्रोडक्ट में बदल जाता है आफ्टर द रिएक्शन, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सो सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्शन के पहले वाला जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है, रिएक्शन के बाद वाला जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, और इन दोनों के बीच में जो कैटलिस्ट का काम करता है दैट इज द एंजाइम्स, ठीक है। सो व्हाट इज एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एक्टिव साइट्स, जो क्या करती है, सब्सटेंस को कन्वर्ट करती है इनटू द प्रोडक्ट। तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसा दिखा सकते हैं, S कन्वर्टेड इनटू P, ठीक है। सो इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम। सबस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा, एंजाइम से बाइंड होना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे, एंजाइम से हमने देखा उसमें क्लेफ्ट होते हैं, क्रेवाइसेस होते हैं, पॉकेट्स होते हैं, एंड ये उसमें बाइंड हो जाएगा। फिर ये सबस्ट्रेट में चेंजेस लाएगा ये एंजाइम्स, एंड ठीक है, एंड फिर इसको इसमें बीच में फॉर्म क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर एंजाइम्स एंड S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये बीच में का ट्रांजिएंट फिनोमेना होगा, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंड जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी,
S जो है वो P में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एंजाइम जो है फिर से अनदर दूसरे सबस्ट्रेट को जो है ये क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। नो नाउ सिंपल सी चीज है, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो क्या हो रहा है, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम से बाइंड हो रहा है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, आइदर यहाँ पे मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो सकता है या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो सकता है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। अगर यहाँ पे दो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो वहां पे बॉन्ड जोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। तो जहां पे एनर्जी लगती है रिएक्शन के लिए, उस ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड यही हमको जो है वो एक ग्राफ में देखने को मिलेगा। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। Depend upon the exothermic reaction, depend upon it is an endothermic reactions. सो नाउ एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक तुमको ग्राफ दिया गया है, जहाँ पे y एक्सिस पे तुमको पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है एंड x एक्सिस पे तुमको सब्जेक्ट का प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो दिखाया गया है। नाउ यहाँ पे दो ग्राफ दिखाए गए हैं, दो लाइंस दिखाई गई है। एक ग्राफ जो है या एक लाइन जो है वो है विदाउट एंजाइम एंड एक जो है वो विथ एंजाइम्स। नाउ सबस्ट्रेट को, ठीक है, तो नाउ सबस्ट्रेट जब होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, रेस्टिंग स्टेट में होता है, ठीक है। एंड जब वो कन्वर्ट होता है तो वो प्रोडक्ट में होता है। सो जैसे मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था कि यहाँ पे मेकिंग या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है वो लग सकता है। नाउ कभी कभी क्या होता है कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है एंड जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। मतलब सबस्ट्रेट जो है वो ग्राफ में ऊपर की पोजीशन पे है एंड प्रोडक्ट जो है वो नीचे की पोजीशन पे है। तब जब ऐसी रिएक्शन होती है, इसमें क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे सबस्ट्रेट ऊपर की तरफ है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ है एंड यहाँ पे यानी कि प्रोडक्ट जो है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। एंड ठीक इसके उल्टा, जब प्रोडक्ट ग्राफ के अंदर ऊपर की तरफ है, सबस्ट्रेट नीचे की तरफ है, मतलब सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसने क्या किया, इसने एनर्जी गेन की है, इसने एनर्जी ली है एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कंपेयर्ड टू द सबस्ट्रेट। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, करेक्ट, सही पहचाना आपने, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो काफी कम लगती है एंड जब एंजाइम नहीं होता है तब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा लगती है। तो ये ध्यान में रखना हमेशा। तो जो लाइन यहाँ पे ग्राफ में दिखाई गई है, जहाँ पे छोटी वाली लाइन जो है वो छोटा डोम जो फॉर्म कर रही है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम एंड जो बड़ा डोम फॉर्म कर रही है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स। तो ये ध्यान में रखना है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी लगती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब एंजाइम होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है और जब एंजाइम नहीं होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। सिंपल एज दैट। नाउ अगर हम बात करें नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, सो हमको मालूम है कि ईच एंजाइम दैट इज, जिसको हम ई से दिखाते हैं, हैज अ सबस्ट्रेट दैट इज एस, ठीक है। एंड जो इसको बाइंड होता है इसके एक्टिव साइट्स पे या क्रेवाइसिस में, एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करते हैं एंड फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है। सो ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, काफी कम समय के लिए फॉर्म होता है एंड ये डिसोसिएट तुरंत हो जाता है जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे दिखाई गई है, ई प्लस एस रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों तरफ एरो है, ई एस देन एरो ई पी देन एरो ई प्लस पी, ठीक है। सो दो कैटेगलिटिक रोल है एंजाइम का जिसको हम इन 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है कैटेलिटिक रोल ऑफ एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, पहले फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, ये पहली रिएक्शन, मतलब एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम के। सेकंड में क्या होता है
कि द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप्स एंड फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये एंजाइम्स को क्या करने लगाता है कि इसका शेप बदलने में मजबूर करता है सबस्ट्रेट का, एंड टाइटनली जो है वो एंजाइम के साथ ये क्या करता है, बाइंड हो जाता है। नाउ सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड्स है थर्ड में क्या हो जाते हैं, ठीक है, एट द एक्टिव साइड ब्रेक हो जाते हैं, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, एंड नाउ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है, एंड लास्ट में एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। फ्री एंजाइम जो है वो फिर रेडी हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड होने के लिए, एंड फिर से रिएक्शन बार बार होती है। तो जो मैंने E+S वाला कंसेप्ट उनको समझाया, तो ये इन 4 पॉइंट्स में होता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने बोला था कि कंडीशन जैसे बदलती है वैसे रिएक्शन जो है वो बदलते हैं, एंड वो कंडीशंस टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जो है अफेक्ट करती है, एंड दैट इज व्हाई एंजाइम में को भी ये अफेक्ट करती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिएक्शंस को बाइंड करते हैं या उसमें चेंजेस कराते हैं? सबसे पहले आ जाएगा टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंड बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी। नाउ टेम्परेचर एंड पीएच की अगर हम बात करें, एंजाइम जो है वो जनरली फंक्शन करते हैं इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, हर एक एंजाइम जो है वो हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। तो जिस टेम्परेचर एंड पीएच पे एंजाइम उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है उसको हम ऑप्टिमम पीएच या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, एंड उस ऑप्टिमम वैल्यू के बाद फिर से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सो द लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स in a temporary inactive states, whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured by the heat। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, एंजाइम का स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब नहीं होगा। लेकिन जब 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा तो एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर बाइंड हो जाएगा, तो एंजाइम जिस प्रोटीन से बना है वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा और एंजाइम काम से ही चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, हायर और लोअर टेम्परेचर में ऐसे चेंजेस होते हैं। लोअर में वो सिर्फ एंजाइम इनएक्टिव होता है, लेकिन हायर में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एक डोम शेप यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलता है, पीएच का भी एंड टेम्परेचर का भी सेम ग्राफ है, पीएच एंड टेम्परेचर का ऐसा उल्टा यू बनाने हुआ है। तुमको विजुअलाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उल्टा यू ग्राफ बनता है पीएच एंड टेम्परेचर में। ठीक है, देन अगर हम पीएच की बात करें तो सेम ऑप्टिमम पीएच पे ज्यादा होगा एंड लो पे जो है एंड हाई पे जो है वो कम होगा ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी क्या होती है, पहले तो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, फिर ये क्या करती है, मैक्सिमम पॉइंट को रीच करती है जहां पे सारे एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाते हैं ऑफ एंजाइम्स, एंड फिर उसके बाद ये Vmax पे चली गई, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे चली गई। फिर उसके बाद उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज नहीं होता है सबस्ट्रेट के और रिएक्शन में भी इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज सारे एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो जाता है। तो वहां पे कोई फ्री एंजाइम साइट ही नहीं होती है, फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं होता जो सबस्ट्रेट से बाइंड कर सके, एंड फिर उसके बाद ये रिएक्शन फिर से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो मतलब या फिर इसके बाद ये रिएक्शन स्टेबल हो जाती है। तो ये ग्राफ जो है ऐसा, ठीक है, जैसे लैग लॉग फेज का ग्राफ होता है वैसा ही सेम आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ग्राफ देखने को मिलेगा। Vmax वहां पे देखने को मिलेगा जहाँ पे हाईएस्ट होती है, ठीक है, Vmax के यहाँ पे पहुंचने के बाद ये स्टेबल रहती है रिएक्शन, और जब तक ये Vmax को नहीं पहुंचती ये बढ़ते जाती है। तो यहाँ पे Vmax/2 एंड नीचे Km वैल्यू भी यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे Vmax/2 होता है नीचे ही वहाँ पे एक्स एक्सिस पे Km वैल्यू जो है उससे ज्वाइन की गई है। ठीक है, नाउ ऑलरेडी मैंने बताया तुमको द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड्स टू द एंजाइम, क्योंकि कुछ केमिकल जो है वो रिएक्शन के रेट को कंप्लीटली अफेक्ट कर देते हैं। तो कुछ रिएक्शन क्या करते हैं, कुछ सबस्ट्रेट या कुछ केमिकल्स रिएक्शन को कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं, कुछ रिएक्शंस उसको एक्टिव कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल जो रिएक्शन को कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं उनको हम कहते हैं इनहिबिशन, ठीक है, या इनहिबिटर्स कहते हैं। उस रिएक्शन को हम इनहिबिशन कहते हैं एंड उस केमिकल्स को हम इनहिबिटर कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं, दैट इज इनहिबिटर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। ठीक है, तो ये व्हेन द इनहिबिटर इज क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब ऐसा केमिकल जो सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है, सेम उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, शेप भी सेम है,
एंड वो एंजाइम से बाइंड कर रहा है और सबस्ट्रेट के रिएक्शन को रोक रहा है, तो इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अगर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है, मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी नहीं है, तो उसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि वो दूसरे साइट्स के जाके बाइंड होता है और एंजाइम की शेप को अल्टर कर देता है, ठीक है, दूसरे एक्टिव साइट से। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वो सेम साइट से बाइंड होता है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, एंड फिर वो रिएक्शन को रोक देता है। ठीक है, सो इसमें एग्जांपल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का दिया है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट which is closely resembles to the substrate succinate in its structure। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वाली रिएक्शन है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। ठीक है, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली इनका यूज होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। नाउ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स जो है वो अब तक डिस्कवर्ड हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, उसकी पढ़ाई भी चालू है, एंड उनके हिसाब से एंजाइम्स को हम 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन वो कौन सी रिएक्शंस करा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स तो 4 हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लासेस, इसके 6 क्लासेस जो है वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। ठीक है, 6 क्लासेस एंड 4 थ्रू 13 सब क्लासेस। तो ये रिएक्शन में या एमसीक्यू में आ सकता है कि एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एंड 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 4 पहले बोला था, तो इट इज नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर। नाउ पहला जो ग्रुप आता है एंजाइम्स का, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, एंजाइम व्हिच कैटलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स, दैट इज S एंड H डैश। तो मतलब इसमें क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, एक जो है उससे ऑक्सीजन चला जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। सो S रिड्यूस प्लस H डैश ऑक्सीडाइज इज गिव्स S ऑक्सीडाइज एंड H डैश रिड्यूस। तो इसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक से रिडक्शन होगा, सो दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज या उसको हम डिहाइड्रोजेनेसिस कह सकते हैं। नाउ ट्रांसफरेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। ठीक है, सो G दैट इज अदर देन हाइड्रोजन पेयर विद द सबस्ट्रेट ऑफ S एंड H डैश। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या दी गई है, Sg प्लस H डैश गिव्स S प्लस H डैश। ठीक है, तो इट गिव्स S प्लस H डैश G। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले G जो थे वो S से बाइंड हुआ था, एंड फिर जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ये G जो है वो H डैश से बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो रहा है, सो दैट्स व्हाई ट्रांसफरेसिस इसको हम कहते हैं। तो G S से H डैश में ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज ट्रांसफरेसिस रिएक्शंस। नाउ हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, एंजाइम जो है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑफ द ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का कर सकते हैं, ईथर का कर सकते हैं, पेप्टाइड का कर सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कर सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड का कर सकते हैं, हैलाइड का कर सकते हैं। ठीक है, पीएन बॉन्ड्स का कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस काम करते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का ये हो सकता है। नाउ लाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड लीविंग डबल बॉन्ड। तो ट्रांसफरेसिस और लाइसिस में क्या फर्क है, ट्रांसफरेसिस में डबल बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, वहां पे भी ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ही हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, लेकिन लाइसिस में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो CX-CY it gives XY plus CC डबल बॉन्ड, सो दैट इज अ लाइसिस। देन आइसोमरेज में क्या होता है कि यहाँ पे सारे एंजाइम जो इंटर कन्वर्जन करते हैं ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमरेज, एक दूसरे के आइसोमर्स में ट्रांसफर कराते हैं, तो दैट इज आइसोमरेज। देन लाइगेजेस। ठीक है, लाइसेसिस में डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो LYASES में डबल बॉन्ड। नाउ लाइगेजेस, LIGASES, ये क्या करते हैं, एंजाइम दैट कैटालाइजेस लिंकिंग ऑफ टुगेदर द 2 कंपाउंड्स। ठीक है, तो एंजाइम व्हिच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या फिर कार्बन सल्फाइड बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड या PO बॉन्ड, तो जो जोड़ने का काम करते हैं, जो पैचअप कराते हैं, दैट इज द लाइगेजेस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नाउ लास्ट पॉइंट एंजाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोफैक्टर्स। नाउ एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से एंजाइम्स बने हैं, वी नो दैट। ठीक है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो इसको बाइंड होते हैं और उसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। सो द नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स कॉल्ड एज कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम्स एंड दैट मेक्स एंजाइम्स कैटालिटिकली एक्टिव। ठीक है, सो तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम को बाइंड होता है
तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, सो द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम्स एंड नॉन प्रोटीन इज कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। ठीक है, सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स मे बी आइडेंटिफाइड। एक प्रोस्टेटिक ग्रुप वाले हो सकते हैं, एक कोएंजाइम्स वाले हो सकते हैं, एंड एक मेटल आयंस वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर के तीन टाइप, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस, नॉन प्रोटीन ग्रुप। ठीक है, तो कोफैक्टर्स यानी कि नॉन प्रोटीन ग्रुप, और इसके तीन टाइप्स है, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। ध्यान में रखना। Now prosthetic groups क्या होते हैं? They are the organic compounds and they are distinguished from the other cofactors in that they have tight bound to the apoenzymes. So prosthetic group जो होते हैं वो काफी tightly bind होते हैं apoenzyme से, and they are the organic compounds. तो AMCQ आ सकता है। For example, in peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. ठीक है, तो यहाँ पे हिम जो वाला है, ठीक है, हीम वाला जो है दैट इज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ये ध्यान में रखना, इस रिएक्शन में हीम जो है वो क्या है? प्रोस्टेटिक ग्रुप है। पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस रिएक्शंस में हीम इज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप जो टाइटली बाउंड होता है एंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। ना कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं गाइस, बट उनका जो एसोसिएशन होता है विद द अपोएंजाइम दे आर ट्रांजिएंट, मतलब वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, सो एंड कुछ कुछ जो है कोएंजाइम जो है कोफैक्टर की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला। सो जैसे का एग्जांपल हम ले सकते हैं, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। ठीक है, सो कोएंजाइम निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी एंड एनएडीपी कंटेन्स विटामिन नियासिन। ठीक है, तो वो कोफैक्टर्स होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो कोफैक्टर का एग्जांपल है विटामिन वाले एनएडी एंड एनएडीपी आर कोफैक्टर्स। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। द नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटल आयंस, इसके बाद यहाँ पे मेटल आयंस भी हमको देखने को मिलते हैं कुछ कुछ में, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाने का काम करते हैं, एंड साइड चेन्स को जो है वे एक्टिव साइट्स बनाते हैं ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है जिंक। जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर अ पॉलीपेप्टाइड एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि जिंक कोफैक्टर है फॉर द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। देन कोएंजाइम का मैंने क्या एग्जांपल दिया तुमको? एनएडी एंड एनएसी फॉर द नियासिन विटामिन। एंड मैंने प्रोस्टेटिक ग्रुप का एग्जांपल क्या दिया? पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस रिएक्शंस, जिसमें हीम क्या है? प्रोस्टेटिक ग्रुप है। तो ये मैच द पेयर में आ सकता है गाइस। ठीक है, सो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम्स। अगर कोफैक्टर को निकाल दिया तो कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब एंजाइम कुछ काम का रहता नहीं है। जैसे कि हम रिमोट से बैटरी निकाल दिए तो रिमोट किस काम का? सिमिलरली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वो काफी एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम्स वाला पोर्शन है ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो खत्म होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आप 2-3 बार 4 बार सुन लेंगे ना तो आपका एंजाइम्स वाला पोर्शन काफी पक्का हो जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज यार लाइक कर दो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है पॉडकास्ट बनाने के लिए, तो लाइक तो बनता है। अगर आप स्पॉटिफाई एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो रेटिंग करो इसको मस्त तरीके से, एंड इसको भी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बायो कट्टा को सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे, एंड ई कट्टा को भी करना, वहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट तुमको दिखेगा। एंड साथ ही में आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो www.shubhammore.com। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज शुभम88। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। बायो कट्टा वाला भी जो है आपको मिल जाएगा इंस्टा पे, ई कट्टा वाला मिल जाएगा, तो किसी को भी फॉलो आप कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।